नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया, मिस्टर सिविल बडी। ये जो है हमारा है ये लेक्चर नंबर 11। वैसे देखा जाए तो इससे पहले के जो 10 लेक्चर थे उनमें हमने क्या था, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वगैरह के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया था, राजस्थान जीके के। ठीक है, कौन से राजस्थान जीके के क्वेश्चन भैया? वो राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो RSM SSB में आए हुए हैं। ठीक है ना, RSM SSB जेई में। अब हम फर्दर मूव कर रहे हैं। अब हमारा ये सेकंड पार्ट चल रहा है, मतलब कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है, अभी हमारा क्या है, यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। चलिए, तो ज्योग्राफी का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये है, राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? भैया नहीं है। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर 2025। तो ईयर 2025 है, इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है? ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है ना, ये फ्यूचर की बात हो रही है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेसिकली आपके जो करंट में जो योजनाएं चल रही है ना उनसे रिलेवेंट है। मतलब आपको क्या करना है कि जो परिवहन वाला टॉपिक है, परिवहन वाला टॉपिक, वो आपको इस तरह से पढ़ना है कि अगर उसमें कोई बदलाव हुआ है, कोई योजना वगैरह आई है सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से, तो उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है राजस्थान परिवहन का, ये करंट के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर करंट आएगी क्या? मैंने कहा था करंट नहीं आएगी, लेकिन एक दो टॉपिक है जो आपको करंट के हिसाब से पढ़ने हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर कहना क्या चाहते हो आप? एक तरफ तो बोल रहे हो करंट नहीं आएगी और एक तरफ बोल रहे हो आपको कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। तो उस समय मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि परिवहन वगैरह हो गया, या आपका कोई वन वगैरह से रिलेटेड, वन संपदा से रिलेटेड अगर कोई परियोजना वगैरह है पर्यावरण संरक्षण की, तो उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक भी मैं करंट के हिसाब से प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि जो भी नोट्स वगैरह शेयर किए जा रहे हैं ना मेरे द्वारा मटेरियल, उसमें क्या पुराना है ये डेटा, तो पुराना नहीं पढ़ना है। पशु संपदा, परिवहन वगैरह ये सारे आपको क्या नए पढ़ने हैं, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि कौन सा सम्मिलित नहीं था, तो भैया करेक्ट आंसर है इसका परिवहन, पर्यटक एवं, यानी पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना। तो ये क्या है, ये इनका उद्देश्य नहीं था। बाकी सिंचित कमांड क्षेत्रों के सड़क निर्माण, ये इनका उद्देश्य था। विश्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा निर्मित सड़कें, इनका उद्देश्य में था, शामिल था। सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा निर्मित सड़कें, ये इनका था, यानी कि BRO। ठीक है ना, BRO। अगर आप SSC जेई का एग्जाम देते हो तो जो नौकरी लगती है ना, BRO में लगती है नौकरी, आइडिया होगा आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरता है? चार ऑप्शन आपके पास में, 13, 14, 15, 16। अगर किसी स्टूडेंट को इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ठीक है, आप कमेंट भी किया करो। देखो, आपको एक बात बता दूं, आपको पता नहीं होगा, कमेंट करने के है ना पैसे वैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, और ना ही आपका कोई एक्स्ट्रा डेटा लगता है, तो आप कमेंट कर लिया करो। ठीक है, शर्माया मत करो। काफी बच्चे शर्माते हैं बेचारे कि यार कमेंट करें कि नहीं करें, कमेंट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये हुआ था डिलीट। क्यों हुआ था? क्योंकि इसका जो ऑप्शन था वो गलत था। एक्चुअल में क्या है कि दिल्ली, जो दिल्ली मुंबई वाला जो औद्योगिक कॉरिडोर है, इसमें जो राजस्थान के जो जिले हैं वो कितने हैं? 7। गांव पूछ ले तो 265 हैं, और तहसील पूछ ले तो कितनी? 18 तहसील से होकर ये गुजरेगा। और जो दौसा वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा, उनके यहाँ से ये कॉरिडोर क्या है, ये जो रोड है ये निकल रही है वहां से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम बताइए, पहचानिए। तो अवरोही क्रम की बात हो रही है भैया। देखो, एक तो होता है आरोही, आरोही, ठीक है, और एक होता है अवरोही, अवरोही। ठीक है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग का चक्कर है। ठीक है, तो अब दोनों को मैं बता देता हूँ कि हिंदी इंग्लिश वाले, क्योंकि काफी बच्चे तो मुझे मैसेज कर करके बोलते हैं कि सर आप जीके जो है ना वो जीके इंग्लिश में पढ़ाओ, और जो बाकी के बच्चे हैं उनको पता है कि जीके हिंदी में ही पढ़नी है। अब मेरी बात बताऊं, मैं पढ़ा हूं गवर्नमेंट स्कूल में, हिंदी मीडियम में, बीटेक कर ली इंग्लिश में। ठीक है, और हालत ये हो गई है कि ना तो अब हिंदी आती है और ना अब अंग्रेजी आती है। करूं क्या मैं? तो ऐसे मेरे जैसे बच्चे बहुत भी होंगे। ठीक है ना, तो अब मैं समझ में नहीं आता मैं पढ़ाऊं क्या, हिंदी में पढ़ाऊं इंग्लिश में। लेकिन हिंदी वाले क्या है, ज़्यादा बच्चे, इसलिए फिर मैं हिंदी में प्रेफर कर रहा हूँ कि हिंदी में पढ़ाऊँ। लेकिन कुछ कुछ टर्म्स हैं जहाँ दिक्कत आएगी उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इन्होंने पूछा है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम बताना। तो पहले तो इसका आंसर बता देते हैं। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो है कोटा, सिरोही, भरतपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, ये इनका करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं अवरोही आरोही क्या होता है। देखो, अवरोही लिखा है, इसका मतलब है डिसेंडिंग। क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं भैया। और आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। और याद करने की ट्रिक बताऊं कि असेंडिंग डिसेंडिंग जो हिंदी वाले उनको भी बता देता हूं। देखो, ये स्टार्ट हो रहा है ए से, तो ABCD कैसे स्टार्ट होती है? ABCD, यानी कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। डिसेंडिंग में क्या है? ABCD का D पहले, यानी बड़ा पहले आ गया, बड़ा पहले आ गया, और फिर लास्ट में क्या होगा? छोटा आएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि भाई असेंडिंग में
पहले बड़ा लिखना है या छोटा लिखना है, डिसेंडिंग में पहले बड़ा लिखना है या छोटा लिखना है, याद रखने का तरीका है। इसके अलावा देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो याद रखना, कोटा की इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, जैसे याद रखना कि कोटा जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला, आपको अगर पूछ ले जिला कौन सा तो कोटा है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कोटा में है, प्रतिशत बता रहा हूं मैं, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो वो भी कहाँ है, कोटा में ही है। और सर्वाधिक नदियां कहाँ हैं, वो भी कोटा में ही हैं। और आप बालकों में से अगर कोई बता सकता है कमेंट करके तो मुझे बताना कि जो न्यूनतम नदियां हैं, न्यूनतम नदियां किस जिले में हैं, या फिर न्यूनतम क्या, जीरो नदियां, जहां बिल्कुल ही नदियां नहीं है, या न्यूनतम नदियां हैं, कमेंट करके बताना, देखो कौन बच्चा बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असंगत युग्म को छांटिए। भैया जो करेक्ट नहीं है उसको आपको बताना है। एक तरफ तो आपके पास में पर्वत की चोटी है और दूसरी तरफ आपके पास जिले हैं, है ना। तो जिले और चोटी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे बिलाली है तो ये अलवर में है, सही बात है। बाबई है जयपुर में। कुंभलगढ़ जो आपकी चोटी है वो कहाँ पे पड़ेगी, राजसमंद में। और भोजगढ़ सीकर में। तो भैया ये वाला जो कंसेप्ट है कि भोजगढ़ सीकर में है, ये गलत है भैया, ठीक है। सीकर की देखो आपको मैं बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, उनका ध्यान रखना। गुरु शिखर जो चोटी है वो पड़ती है सिरोही में। और एग्जाम में मान के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट भी हुआ है, आपसे पूछ लेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला की, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया, तो सबसे ऊंची चोटी है भैया गुरु शिखर। कहां पर है, सिरोही में है। ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर। अब इसके पीछे का रीजन है कि ये 22 भी बोल रहे हैं 27 भी बोल रहे हैं, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताना, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये वैल्यूज दोनों अलग अलग क्यों लिखी हुई हैं। एक दूसरी चोटी है इसके सेकंड नंबर पे, फिर आती है देखो, पहली सबसे ऊंची चोटी हो गई, फिर दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, छठी हो गई। तो टॉप 6 बता रहा हूं मैं। सेकंड नंबर पर आती है शेर, ये भी सिरोही में है, ऊंचाई 1597 मीटर। फिर है दिलवाड़ा, कहाँ है, ये भी सिरोही में है, 442 मीटर। जरगा कहाँ पर है, उदयपुर में, कितनी ऊंचाई है, 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। रघुनाथगढ़ ये है भैया सीकर में, कितनी ऊंचाई है, 1055 मीटर। ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है, उत्तर अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, कहाँ है भैया, सीकर में है। और एक बात याद रखना, ये मैंने ऑर्डर इसलिए लिखवाया है भैया, ये ऑर्डर इसलिए लिखवाया है डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, आरपीएससी वगैरह में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आरएसएम एसएसबी में, अदर एग्जाम्स में, जेई के अलावा भी ये पूछा हुआ है, ठीक है भैया। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है। जो भौतिक प्रदेश हैं, अलग अलग भौतिक प्रदेश हैं, जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, 5000 एमसीक्यू की जो सीरीज है भैया, देखो 5000 एमसीक्यू की जो सीरीज है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। जो स्टूडेंट इसको अटेंड नहीं कर रहा है उसको मैं प्रेफर करता हूँ इसको जरूर अटेंड करना, एटलीस्ट एक बार एक वीडियो जरूर देखना, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो भौतिक प्रदेश जो हैं उनके अलग अलग टाइप है, उनमें से सर्वाधिक जो भौतिक प्रदेश जो फैला हुआ है राजस्थान में, वो कौन सा है जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो भैया सबको पता है कि मरुस्थल जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा है। और ये कितना है, तो ध्यान रखना, मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो 2/3 है, 2/3 एरिया में क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, अच्छा एक चीज़ और, राजस्थान का आकार कैसा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का आकार कैसा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो राजस्थान का जो आकार है ना वो पतंगाकार है। ऑप्शन में पतंगाकार नहीं मिले तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर मिलेगा। अगर आप रॉ आकृति देखोगे ना तो कुछ इस टाइप का आपका क्या मिलेगा देखने में, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, क्या, राजस्थान का आकार। एक्चुअल में जो ग्राफ है, अगर आप देखो ग्राफ पेपर पर बना के मैप देखोगे, मैप तो एकदम एग्जैक्टली मैप जो बनेगा वो तो थोड़ा अलग बनेगा, लेकिन रॉ अगर आप बनाओगे रफ हैंड फ्री हैंड डायग्राम तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये कैसा होता है, ये कैसा है, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में 3-4 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है। मतलब ऐसा है कि जब से मान लो लूनी नदी जो है ना यहाँ से उद्गम हुआ, मतलब यहाँ से निकली और आगे जाके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके ये कैसी हो गई, खारी हो गई। और इससे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कैसी थी, मीठी थी, पानी मीठा था उसका। तो आवाज से पूछा गया कि ये कौन सा पॉइंट है जहाँ से आगे जाने पर ये क्या है, खारी हो जाती है। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है बालोतरा। बालोतरा जो है यहाँ पर जाने के बाद में जो लूनी नदी है वो कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। अब लूनी नदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लूनी नदी जो है इसका उद्गम पॉइंट है, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से होती है, बनती कहाँ से, तो भैया अजमेर की नाग पहाड़ियों से बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है।
ध्यान रखना, इसका एक उपनाम भी है। उपनाम क्या है? मरुस्थल की गंगा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मरुस्थल की गंगा। ध्यान रखना, मरुस्थल की गंगा भी बोलते हैं। और भी इसके उपनाम है, वो जब हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में तो अब करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि इसको मरुस्थल की गंगा बोलते हैं। ठीक है भैया। हाँ, एक चीज और बता दूं, बालोतरा जो है ना, बालोतरा, बालोतरा का जो लेवल है, रिड्यूस लेवल कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो भूतल, यानी जमीन का जो लेवल है, जमीन का जो लेवल है, और वहां पे जो वहां का नदी का जो लेवल है उससे क्या है, डाउन है। मतलब ऐसे कह लो कि अगर आपका जो लोग रहते हैं वो अगर यहाँ पर है, ठीक है, और जो नदी है ना, वो नदी यहाँ पर है, तो क्या होता है, थोड़ा सा भी पानी नदी में आता है ना तो यहाँ पानी भर जाता है। ठीक है ना, यहाँ आके पानी भर जाता है। तो ये दिक्कत है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बोले कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसका भूतल या पेटा वहां पर स्थित नदी के जल स्तर से या पेटे से क्या है, काफी नीचे है। ऐसे इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा था। जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन का ध्यान नहीं, लेकिन हाँ पूछा जरूर है, इतना मुझे फिक्स याद है। तो ये भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? नाग पहाड़ियों से? नहीं, नाग पहाड़ियों से कौन सा बताया था मैंने अभी बताइए, लूनी नदी। कौन सी बताइए? लूनी नदी जो है ये नाग पहाड़ियों से निकलती है। ये है जनापाव की पहाड़ियों से। क्या है? जनापाव की पहाड़ियों से। तो ध्यान रखना कि चंबल नदी का उद्गम है वो जनापाव की पहाड़ियों से। जनापाव की पहाड़ियां कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछ ले एग्जैक्टली तो कहाँ है? इंदौर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? इंदौर में। इंदौर का क्या फेमस है भैया? इंदौर के पोहे फेमस है भैया। क्या फेमस है? पोहे। तो जो कोई इंदौर का हो तो मुझे भेजना है ना, पोहे बना के भेजना, एड्रेस में सेंड कर दूंगा। ठीक है। चलिए कुछ और बातें हैं। एकमात्र नदी जो अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, किस किस के बीच में? राजस्थान और एमपी के बीच में। कौन सी नदी है भैया? चंबल है भैया। और कौन सी है? चंबल ही तो है, अभी तो बताया। चंबल जो नदी है। अच्छा, चंबल के जो बीहड़ हैं वो भी बहुत फेमस हैं। चंबल के बीहड़ों में कौन रहते थे भैया? बागी रहते थे। कौन रहते थे? बागी रहते थे। और कौन रहते थे? बागी बोल रहा हूं मैं, डकैत नहीं बोल रहा हूं। डकैत बोलेगा तो ध्यान रखना जेल हो जाएगी। डकैत बोलेगा कोई तो जेल हो जाएगी। डकैत कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में। और बागी कहाँ होते हैं? चंबल में। ध्यान रखना, ठीक है। तो चंबल से अगर कोई है चंबल वाले एरिया से तो कमेंट करके बताना। चलिए, इटावा। ध्यान रखना, इटावा में जाकर के ये क्या है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि चंबल नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? जनापाव की पहाड़ियां इंदौर से, और जाके कहाँ खत्म होती है? ये खत्म होती है इटावा में। इटावा में जाके किससे मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि सहायक नदी यमुना की कौन सी, और ऑप्शन दे दे, ध्यान रखना चंबल उसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि चंबल नदी का जो समापन है वो कहाँ होता है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। चलिए, राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है? मतलब राजस्थान में जो वर्षा है वो कम हो रही है, इसका कारण क्या है? तो भैया इसका जो करेक्ट कारण है वो है अल्प अनावरण। ठीक है ना। अब अब ये क्या है? ये संधि विच्छेद करो इसको। अल्प वनावरण है इसका ना, अल्प आवरण नहीं, अल्प वनावरण, यानी अल्प प्लस वन प्लस आवरण, ये तीन टुकड़ों में इसको तोड़ लो आप। ठीक है ना। तो इससे पता चलेगा अल्प से मतलब तो कम है, वन आवरण का मतलब है वनीय क्षेत्र। तो पेड़ पौधों वाला या जंगल वाला जो वन वाला क्षेत्र है वो बहुत कम है राजस्थान में। इस वजह से क्या है, राजस्थान में अल्प वर्षा होती है। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? तो जिलों के बारे में पूछा, किन जिलों से मिलती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया वो होगा भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। या फिर आप ध्यान रखना दौसा ऑप्शन में मिले तो वो भी करेक्ट है, और जयपुर मिल जाता तो वो भी करेक्ट होता। जलोढ़ मृदा का ध्यान रखना, जलोढ़ मृदा को दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, कछारी मिट्टी बोलते हैं, और एल्फी सॉल्स भी बोलते हैं। ये जब मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा सॉइल्स के तब मैं आपको और डिस्कस कर लूंगा। अभी इतना याद रख सकते हो, याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो वो मैं आपको डिस्कस करता जा रहा हूँ। चलिए, राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है? तो भैया सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उदयपुर। बहुत लोगों को ये पता होगा, काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये भी याद रखना, सर्वाधिक वन क्षेत्र बोले तो उदयपुर है, लेकिन अगर न्यूनतम बोले तो क्या है भैया? चूरू है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि सबसे कम क्षेत्रफल जो है वनों का वो कहाँ है? चूरू में है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राई व सरसों। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंच गए भैया अपन। तो भैया 11 अभी थोड़ी डिस्कस करेंगे, 11 के लिए तो लेक्चर बनाया जाएगा दूसरा। कौन सा लेक्चर बनेगा भैया? लेक्चर नंबर 12 बनेगा, क्योंकि एक लेक्चर में हम कितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं? मात्र 10। और उन 10 के साथ में कितने क्वेश्चन बजा जाते हैं? 10 और उन 10 के साथ में कितने? 10 और, ज्यादा हो गए, वापस आओ थोड़ा सा, है ना। 10 और 5 से लेकर 10 क्वेश्चन और बता देता हूँ। मतलब आपके कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन का मैं डेटा आपको प्रोवाइड कर देता हूँ 10 क्वेश्चनों से, कोशिश मेरी ये रहती है ना।
तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, सीरीज अच्छी है, तो वीडियो को क्या है लाइक वाइक कर सकते हो, अगर इच्छा है तो, ज़बरदस्ती नहीं बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है कि वीडियो जो मेरे आ रहे हैं वो आपके पास में प्रॉपर पहुंचे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन भैया आपको ये वीडियो शेयर करने होंगे, इसके ऊपर मैं आपको पाबंदी लगा रहा हूँ, शेयर करने ही करने भैया, ये मेरा ऑर्डर है। जो ऑर्डर मानेंगे और जो ऑर्डर नहीं मानेंगे उनसे मेरा निवेदन है भैया, क्या है निवेदन है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के पास पहुँचे, और मेरी तरफ से जो सहायता होगी आपके लिए वो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 में, थैंक यू दोस्तों।